सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की मुसल्लत शुदा जंग को 6 रोज़ हो चुके हैं और इसमें दोनों अतराफ से अब बड़े हमले किए जा रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि अमेरिका और इसराइल इन हमलों के ज़रिए ईरान में रिजीम चेंज को जितना आसान समझ रहे थे उनके लिए ये उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। और अब यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल बराह रास्त हमलों के साथ साथ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ईरान में अदम इस्तेहकाम और खाना जंगी का मुबैना तौर पर मनसूबा बना रहे हैं। बरतानवी जरीदे दी गार्डियन की खबर के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने जनूबी इराक के अस्करी गिरोह कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी की क़यादत से रब्ता किया और कुर्द ओहदेदारों के मुताबिक अमरीका ने कुर्दों को ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने का कहा है और इसके लिए कुर्द जंगजू ईरानी बॉर्डर के करीब मुंतकिल भी किए गए हैं। इस खबर के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी कुर्द गिरोहों के 2 रहनुमाओं को ये यकीन दहानी करवाई है कि अगर ईरान में हुकूमत के खात्मे के लिए वो ऑपरेशन शुरू करते हैं तो अमरीका उन्हें फ़ज़ाई मदद भी फराहम करेगा। 2 हफ्ते कबल 5 ईरानी गिरोहों का इत्तेहाद करवाया गया। ईरान मुखालिफ जो गिरोह हैं उनका एक इत्तेहाद करवाया गया था नाजरीन, और इसका मकसद ये बताया जाता है कि ईरानी हुकूमत का खात्मा किया जाए। अमेरिका की तरफ से माजी में भी इराक जंग हो या फिर शाम में दाइश के ख़िलाफ़ जो लड़ाई थी उसमें कुर्द गिरोहों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। दूसरी तरफ ईरानी सरकारी टीवी प्रेस टीवी के मुताबिक और जुमेरात की सुबह ये रिपोर्ट किया गया कि फ़ौज ईरान मुखालिफ अलहदगी पसंद क़ुव्वतों को निशाना बना रही है। ताहम हमलों के जो मकामात हैं उसकी कोई तफसील प्रेस टीवी की तरफ से नहीं बताई गई। सिर्फ यही नहीं है, द गार्डियन की जिस खबर का हम हवाला दे रहे हैं उसके मुताबिक बलूचिस्तान के पहाड़ों में मौजूद ईरानी अलहदगी पसंद दहशतगर्द भी ईरानी अफवाज पर हमला करने के लिए ईरान में दाखिल हो गए हैं। और दूसरी तरफ ये तमाम जो सूरत हाल है ईरान में इस वक्त कुर्द गिरोहों को जिस अंदाज़ में बॉर्डर पार जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है, इसको आज हम एक मौजू बनाएंगे। एक और मामला भी है सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ एक बार फिर से शुरू की हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा देखने में आया था और अब अफ़गान तालिबान के नज़रियाती मरकज़ समझे जाने वाले कंधार को एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने कामयाब फ़ज़ाई कार्रवाई करते हुए कंधार में अफ़गान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 कोर को तबाह कर दिया है और इस मौसर कार्रवाई में अफ़गान तालिबान के एम्यूनेशन डिपोज़ को निशाना बनाया गया। मजमूई तौर पर अब तक अफ़गान तालिबान की 226 चेक पोस्टों को तबाह किया जा चुका है और ये भी बताया गया कि 36 पोस्टें पाक फ़ौज के अब कब्ज़े में हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अपने मकासद हासिल होने तक ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन जारी रखेगा। इसके अलावा नाजरीन, ब्लूमबर्ग और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है कि अब अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जारी हमलों में उनकी क़यादत को भी निशाना बनाया जा सकता है और अब इसमें किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की जाएगी। ये नाजरीन बिलाशुबा एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा और पाकिस्तान अब एक नज़र आता है वाज़े तौर पे कि एक सख्त अप्रोच के साथ अफ़गान तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ आगे बढ़ रहा है। इस हवाले से आज पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भी सेनेट में एक तहरीरी जवाब जमा करवाया जिसके मुताबिक पाकिस्तान की सलामती और मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफ़गानिस्तान से सिर्फ एक तवक्को है कि वो पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात हल करे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता जिसके लिए मुज़ाकरात दुरुस्त रास्ता है और तन्हाई दुरुस्त रास्ता नहीं है। ये आज पाकिस्तान का बाकायदा एक मौक़िफ़ सेनेट में पेश किया गया है। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अफ़गान तालिबान जो है वो अब की जो क़यादत के ख़िलाफ़ अगर पाकिस्तान कार्रवाई करता है तो इससे उन्हें ताउन पर मजबूर किया जा सकता या मामलात मज़ीद उलझेंगे। इसके अलावा हमारा मरकज़ी मौजू होगा ईरान में खाना जंगी के हवाले से अब जो प्लानिंग अमरीका की तरफ से की जा रही है, क्या ये मनसूबा कामयाब हो सकेगा या नहीं। आज के प्रोग्राम में बात कर हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सपर्ट्स। इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करें एहसानुल्लाह टीपू महसूद, सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर अफ़गान अमूर। मंसूर जाफ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप एडिटर हैं अल अरेबिया टीवी के, और हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा जो कि सीनियर माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हम आगाज़ करना चाहेंगे मंसूर जाफ़र साहब आपसे।
ये जो खबर द गार्डियन की तरफ से सामने आई है और उसमें हवाला दिया जा रहा है कुर्द ज़राए का भी, अमरीकी ज़राए का भी, आपकी नज़र में क्या वाकई अब जो एक रिजीम चेंज लग रहा था इसराइल और अमरीका को वो नहीं हो सकी, तो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ये मामला सिविल वॉर की तरफ ले जाने की कोशिश है? अगर ऐसा है तो इसमें कामयाबी मिलेगी या ईरान की तरफ से रेजिस्ट किया जाएगा कार्रवाई के ज़रिए? जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो इस नई पेशरफ्त का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ वो जो आमतौर पे अज़राए मज़ाक कहा जाता है कि अगर तो माशरे के ऐसे तबकात के जो गिरे पड़े तबकात हों उनकी मदद दरकार हो, इस तरह के सिक्योरिटी आप कह लीजिए जो अपने अज़ाइम के असूल के लिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि अमेरिका जैसी ताकत को सुलह कर लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इन चले हुए कारतूसों, ये पफ्ड सिगार जो हैं, इनके ज़रिए ईरान के अंदर अगर रजीम चेंज अमेरिका और इसराइल चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ी कोई ख़ुद फरेबी नहीं होगी, खाम ख्याली नहीं होगी। क्योंकि अगरचे ये सबोताज एक्टिविटीज़ के हवाले से इन ग्रुपों की एक बड़ी तारीख़ है और ख़ास तौर पे इनके जो अपनी ग्रीवेंसेस हैं, सो कॉल्ड जो भी हैं, वो जो शाह पहलवी के दौर से फिर उसके बाद जो इस्लामी इनकलाब के बाद हुकूमतें बनती रहीं, उन तमाम के साथ इनका एट लॉगर रही हैं और उसी हवाले से ये बाज़ औक़ात ऐसी सबोताज एक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री करती रही हैं। लेकिन अब इनको एक ख़ास एरिया के अंदर कंटेन कर दिया गया है, इराक़ के अंदर जो शुमाली इराक़ का इलाका है और यहाँ ईरान की सरहद के साथ। तो अगरचे ये जो इस वक्त एक स्प्लिट किस्म की आपको मुख्तलिफ पोजीशन की जमातें दिखाई देती हैं या ग्रुप दिखाई देते हैं, ये उनमें सबसे बड़ा या सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप समझा जाता है ये कुर्द एथनिक कम्युनिटी के हवाले से। और ये अमेरिका का एक बड़ा पुराना एजेंडा है और ख़ास तौर पे रिलेटली जिसको बहुत ज़्यादा शोकेस किया गया कि इस इलाके की जो जोग्राफ़ी है, जितने बड़े पैमाने पे और जितनी मल्टीपल इसमें एथनिसिटी और सेक्ट्स मौजूद है, उस बुनियादों पे ईरान की तकसीम जो है, जो बाल्कनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं वो यही कुर्द समझे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये एजेंडा अनाउंस हुआ है, ये खबरों के ज़रिए सामने आया, तो उसी वक्त से ईरान ने जो है एरबिल का जो नीम खुद मुख्तार इलाका है इराक़ के अंदर कुर्दों के ज़ेरे असर, उस पर उन्होंने अपने मिज़ाइल और गोला बारूद जो है वो दागना शुरू कर दिया। इससे पहले भी वहाँ पे अमेरिका का जो कौंसल खाना है वो भी इसी नौइयत की खबरों के बाद जो है वो उसका निशाना बनता रहा। लेटली तो इस हद तक वहाँ पे ज़्यादा शदीद बमबारी की गई कि वहाँ पूरे इलाके की बिजली जो है मुनक़ता हो गई। तो ये वो सिचुएशन है कि जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ इस वक्त ईरान में, यानी जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल को जो चीज़ दरकार है वो बूट्स ऑन ग्राउंड है, क्योंकि उसके बगैर अब तक किसी किस्म का कोई उसकी इंडिकेशंस भी, जी मंसूर साहब, अब उसकी इंडिकेशंस भी अमेरिका से तो आ रही है, इस तरफ हम जाएंगे। डॉक्टर कमर चीमा, आपके ख्याल में माजी में भी हमने इसका जिक्र किया इब्तदाई में, अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है इस किस्म के ग्रुपों को इस वक्त, और ये दिलचस्प बात यह है कि ये राइवल ग्रुप्स थे, ईरान मुखालिफ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे जिनको इकट्ठा कर लिया गया कामयाबी से। आपकी नज़र में ये मंसूबा कामयाब हो सकेगा या फिर रेजिस्ट किया जाएगा ईरान की तरफ से इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले फेज़ अगर जंग के देखा जाए जो 4-5 दिन है, इसमें तो ये पता चलता है कि ईरान ने जंग का स्कोप बढ़ा के ये जंग बड़ी कॉस्टली कर दी है अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए। एक बात तो यहाँ तक तो हमें पता चल चुकी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कुर्द्स की बात करें तो कुर्द जो हैं, और उनकी बात करें तो ये ईरान में मौजूद हैं, इराक़ में मौजूद हैं, सीरिया में और तुर्की के अंदर। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह ब्लेटेंटली ये बात करना और कहना, और अभी तक की जो मैं अभी देख रहा हूँ खबरें कि जो प्रो अमेरिकन कुर्दिश फोर्सेस हैं उनको पहले ही स्मॉल वेपन्स जो हैं वो दिए जा रहे थे, मतलब ये पहले ही दिए जाने शुरू कर दिए थे और CIA इसके ऊपर काम कर रही थी कि इनको अगर हम स्मॉल आर्म्स दे दें तो ईरान जो है वो प्रॉपर्ली डिस्टेबलाइज जो है वो हो सकता है। अगर ये कॉज है तो ये तो मैं देखें अफसा साहिबा कि ये तो फिर जब सोवियत यूनियन को गिराना था तो तालिबान बनाए, नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएट किए, बाद में 20 साल लग के उनको ख़त्म करते रहे। अब ये तजर्बे मिडल ईस्ट में होंगे और हो रहे हैं, पहले भी हुए, अभी भी हो रहे हैं। तो ये किस तरह का, मेरा ख्याल है यहाँ पे दुनिया को बोलना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखें, मैं नॉर्मली ये तबसरा इस वक्त किसी जगह पे मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है
कि वन ऑफ द रीजंस जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, इजराइल की तो अपनी डायमेंशंस है, वन ऑफ द रीजंस इज चाइना। आपको पता है कि अमेरिकी सदर जो है वो 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चाइना का विजिट कर रहे हैं, और वो चाइना जाने से पहले एक तो उन्होंने वेनेजुएला का तेल कंट्रोल में ले लिया। कल रात उन्होंने ट्वीट भी की कि वेनेजुएला हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है और अब हमने तेल वहां से निकालना शुरू कर दिया है। और याद रखिए कि वो $40 पर बैरल ले रहे हैं वेनेजुएला से, मार्केट में 85 और 90 कितनी कीमत आती चली गई है। तो ये जो पॉइंट है कि अगर तेल ही फैक्टर था और चाइना को एनर्जी डिनाई करना एक मसला है, तो मैं समझता हूँ इतनी जंग बड़ी करना दुनिया देख रही है और मेरा ख्याल है रोकना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए और मुस्लिम दुनिया को सामने आना चाहिए। दुनिया डॉक्टर साहब देख रही है और कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दे रही, लेकिन अमेरिका के अंदर से बहुत सा रद्द-ए-अमल आ रहा है, हम उसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एहसान, आपके ख्याल में ये जिस गार्डियन की खबर का हम हवाला दे रहे हैं कुर्द गिरोह के हवाले से, और जैसा कि मंसूर साहब ने बात भी की और डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि कुर्द गिरोह तो एक सिग्निफिकेंस रखते हैं, लेकिन जो दूसरी बात इसमें की गई है, बलूचिस्तान के पहाड़ों में मौजूद ईरानी अलहदगी पसंद गिरोह भी इस हवाले से एक्टिव कर दिए गए हैं। ये एक चैलेंज आपकी नज़र में है पाकिस्तान के लिए भी सिक्योरिटी हवालों से? ये कल जो खबर आई थी, कल रात को यानी खबर आई थी कि जो कुर्द हैं इराक में वो यानी ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका को और ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन मेरे कलीग हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट कुर्दिश जर्नलिस्ट हैं और ईरानी जो इराकी कुर्दिस्तान है वहाँ पे वो बेस्ड है, वहाँ पे वो रिपोर्टिंग करती है। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो पेशमर्ग है, जो इराकी कुर्द मलीशिया आप कह लें या वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो नहीं, बल्कि जो ईरानियन कुर्द हैं वो जो यहाँ पे आए थे, ईरानियन गवर्नमेंट ने उनको निकाला था, तो उनकी एक अच्छी खासी तादाद है, उनकी वो तैयारी हो रही है लेकिन फाइनल स्टेज में नहीं है। और वो खबर आज फिर आई भी थी कि वो जो चीज़ है वो इनिशियल में अभी तक वो अंडर डिस्कशन है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी बॉर्डर पे है, यहाँ पे बलोच सेपरेटिस्ट जो है दोनों तरफ वो काफ़ी एक्टिव है और पाकिस्तानी साइड पे तो पिछले यानी 20 साल से वो एक्टिव है, उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं। और ये पाकिस्तानी हुकाम भी कह रहे हैं कि यानी ईरान में भी उनके बेसेस हैं, BLA हो या BLF हो, लेकिन ईरान के अंदर भी जो ग्रुप्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट नेचर के हैं आइडियोलॉजिकली, वो इतने जिहादीस किस्म के हैं। यानी वो बलोच जो हैं वो सेपरेटिस्ट, वो भी उनके आइडियोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन साथ में वो जिहादी भी हैं। तो उनके रवाबित हैं अलकायदा के साथ भी या बाकी जो रीजन में यहाँ पे जो जिहादी गिरोह हैं उनके साथ हैं। तो उनकी तरफ से भी अब पिछले यानी 3-4 सालों से काफ़ी यानी हमले भी हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, तो उनकी एक्टिविटीज। लेकिन अभी तक मैंने परसों भी एक वो ट्वीट किया था, उसमें यही चीज़ कि ईरान अभी तक यानी टेरिटोरियल जो कंट्रोल है वो अभी तक मेंटेन कर रहा है। यानी इतनी बड़ी इन्वेजन हो रही है लेकिन अभी भी उनके जो आउटस्कर्ट्स के जो इलाके हैं, खासकर जो सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है, ये काफ़ी रिमोट है, यहाँ पे उनका कंट्रोल जो है वो शुरू से इतना मजबूत नहीं रहा। लेकिन अभी भी ये जैशुल अदल जैसे ग्रुप्स हैं, अब इन्होंने एक नया अलायंस भी बनाया है जो बलोच मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से बड़े तरह के हमले नहीं हो रहे। तो अभी मुझे लग रहा है कि ईरान मुखालिफ जो ग्रुप बनाया गया है उसकी कोई सिग्निफिकेंस है आपकी नज़र में? वो यानी अभी मुझे नहीं लग रहा कि इस साइड पे, हमारी साइड पे स्टेट लेवल पे किसी की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रही है कि आप अभी ग्राउंड कोई ऑफेंसिव जो है ईरानी फोर्सेस के खिलाफ लॉन्च कर दो। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो कुर्द हैं ईरानी जो है वो मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर इन केस ग्राउंड कोई इनकी तरफ से होता है ऑफेंसिव तो उनकी तरफ से लॉन्च होगा, लेकिन वो अंडर डिस्कशन है। ठीक है। अब ये यानी आप जो कहते हैं गार्डियन की जो खबर है बहुत सी चीज़ों को हतमी अंदाज में पेश कर रही है, लेकिन ये होते हुए आपको लगता है कि अभी कुछ वक्त लगेगा, उस नहज तक बात अभी नहीं पहुंची। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। मंसूर क्या कमेंट है, जानेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं ईरान में रजीम चेंज की जो एक ख्वाहिश रखी गई थी अमेरिका और इसराइल की तरफ से, क्योंकि एलानिया तौर पे कहा जाता रहा वो कामयाब तो नहीं हुई। अब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मुख्तलिफ हरबे इसके हवाले से इस्तेमाल किए जाएंगे। मंसूर जाफ़र साहब, अब आपके ख्याल में एक ये भी सवालिया निशान है कि ईरान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल दिया गया उसके बाद ये नज़र आता है कि अपने नेबर्स में अगर किसी ने आवाज़ उठानी थी तो उससे भी पीछे हटा गया, और ये एक मशवरा दिया जाता रहा ईरान को कि वो भी अपनी कैलकुलेटेड जवाबी रद्द-ए-अमल दें। ईरान अब इस सारे मामले में किस हद तक जाने का मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए जी, ईरान ने जो मैं समझता हूँ एक ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के तावन से जो एक एफर्ट की गई, जिसमें सऊदी अरब को एक लिहाज से एग्जम्पशन या इस्तिस्ना इन हमलों के हवाले से दिलाने की कोशिश की गई, जिसको प्रोविजनली जो है या कंडीशनली ईरान ने भी एक्सेप्ट किया। ये एक चेंज ऑफ हार्ट तो दिखाई देता है इसमें, और इसी तरीके से सऊदी अरब ज़ाहिर है इस बात से बड़ा हौसला पा रहा है और लग यही रहा है कि वो तुर्किया को साथ मिला के जो है
फर्दर इस जंग की जो हिद्दत है उसको कम करवाने के हवाले से जो एफर्ट्स हैं वो करेगा। लेकिन ऐसी इतलात भी आई हैं कि जिसमें ईरान की तरफ से ख़ासतौर पे तुर्की के अंदर जो नेटो के कुछ एसेट्स हैं उस पर भी कोई मिसाइल दागे गए हैं। तो चीज़ें एक तरफ दुरुस्त होती हैं और दूसरी तरफ वो ख़राब भी हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो एक डिसेंट्रलाइज कमांड सिस्टम जो है इस जंग के हवाले से या इससे पहले एक तश्कील दे दिया गया था रहबर आला की तरफ से, वो इस वक्त इन प्रैक्टिस है और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट किस्म के अटैक्स जो हैं, इनडिस्क्रिमिनेट किस्म के अटैक्स जो हैं वो ईरान की तरफ से देखने को मिलते हैं और अक्रॉस द ईरान हो रहे हैं। वो सारे ईरान से मुख्तलिफ इलाकों की तरफ हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ फिर ज़ाहिर है जब भी इस नौइयत की वहाँ पे हैफाजर्ड प्लानिंग एक्टिविटी देखते हैं तो फिर अमेरिका को ये मौका मिलता है कि वो वहाँ पे जो दाखिली एक सबोताज एक्टिविटीज़ है उसके लिए स्टेज से जाए। उसमें ये कुर्दों के साथ साथ एक और एलिमेंट जो है माजी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है और ख़ास तौर पे इनकलाब मुखालिफ फ़रीक़ों में उनका बड़ा नाम रहा है, वो मुजाहिदीन खल्क नाम की एक तंजीम है, उसको भी जो है एक्टिव करने का इस वक्त सोचा जा रहा है। और अगरचे वो इस वक्त यानी लॉजिस्टिकली इस काबिल नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इस तरह का, लेकिन उनका क्योंकि जो वज़ाक़ता और उनकी जो आप कह लीजिए जो ड्रेसेस और सारी चीज़ें वो बिल्कुल ईरानियों जैसे हैं, तो लिहाजा उनको बहुत इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। और माजी में कुछ मुजाहिदीन खल्क के लोग और उसके साथ साथ कुर्दों के जो नाराज़ बागी हैं उन्होंने ये जो हालिया मुजाहरे हुए थे उसमें बाकायदा जो पासदारान इनकलाब है उनके दफातर को नजर आतिश किया और वहाँ पे एहलकारों को भी शहीद किया। ये एक लिहाज से उनको बड़ा एज हासिल है और ख़ास तौर पे दाइश के ख़िलाफ़ जो उनका एक ऑपरेशन था अमरीकी सरपरस्ती में इराक़ के अंदर, वो भी बड़ा सक्सेस स्टोरी बनी थी। तो ये उनकी बुनियाद है, बुनियादी एक लिहाज से। लेकिन उनका इशू ये है कि वो अक्रॉस ईरान फैल नहीं सकते, वो सरहदी इलाकों या उससे थोड़ा बहुत आगे जो है वो कंटेन रहेंगे। उसके आगे या जैसे तेहरान तक पहुंचना या और ऐसे जो बड़े आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ तक उनकी एक्सेस जो है। लेकिन उसके साथ साथ एक इस वक्त अमेरिका को भी तो जाहिर है अपने राय आमा को दिखाना है कि हम जिस रिजीम चेंज के लिए ये सारा हमने मेला सजाया है, ये वॉर थिएटर सजाया है, अब हमें मकामी तौर पे ही ऐसे लोग मैसर आ गए हैं कि जो अगरचे अब जो शाह साहब का जो साहबजादा था उसका तो शायद कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि वो किसी ऐसे तख्त पर नशीन हो सके। और ये इस नौइयत के बोधे इक़दाम और इस नौइयत की एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपनी वो जो एक इस वक्त वॉर मॉन्गरिंग है और जो इतना बड़े पैमाने पे बजट लॉस और $1 बिलियन जो इस वक्त टैक्स पेयर मनी जो है वो डाउन द ड्रेन जा चुकी है, उसकी जस्टिफिकेशन के लिए मैं समझता हूँ इस नौइयत की एक्टिविटीज़ जो है वो की जा रही हैं। लेकिन ये किसी तौर भी कारगर नहीं होंगी और ख़ास तौर पे इन ग्रुपों को माजी में जितना ब्रूटली ईरानी रिजीम जो है या ईरानी हुकूमत जो है वो क्रश करती रही है, उसके बाद तो ये सर उठाने के काबिल नहीं थे। ये तो इसी तरीके से जी आप मुकम्मल कर लें मंसूर साहब। तो ये सर उठाने के काबिल नहीं थे, इनको सिर्फ और सिर्फ इस नौइयत के छोटे मोटे हथियार दे के, मुख्तलिफ नौइयत के लालच दे के और थोड़ा माली ताउन करके इनको जिंदा रखा गया ताकि किसी बुरे वक्त में ये काम आए। लेकिन ये स्ट्रेंथ के अतबार से और दूसरा अपनी आउटरीच के अतबार से कोई अक्रॉस ईरान एक्टिविटी करने के काबिल नहीं। अब कमर चीमा साहब, अमेरिका के अंदर जो बहस चल रही है उसमें इख्तिलाफ राय ज़रूर है कि अब क्या अमेरिकी फ़ौज को ईरान भेजा जाएगा, जिसको बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरफ मामला जा सकता है और पाकिस्तान की पोजीशन जो है अभी तक इस मामले के ऊपर, क्या वो पाकिस्तान बरकरार रख सकेगा या इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को भी शामिल होना पड़ेगा इस जंग के अंदर, क्योंकि हमारा एक डिफेंस पैक्ट भी है जिसका जिक्र उसने इसहाक डार साहब ने किया सऊदी अरब के साथ। सो आपको अब आगे पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से क्या नजर आता है और अमेरिका का क्या फैसला होगा ईरान में फौज भेजने के हवाले से? देखिए जी, 2 दिन पहले जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ वॉर और CIA के चीफ ने जो ब्रीफिंग दी थी अमेरिकन कांग्रेसमैन को, सिलेक्ट कुछ कांग्रेस मैन एंड वुमेन थे, उसमें तो जो बात की गई थी वो यही थी कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं। और कल भी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ कह रहे थे कि ये 6-8 हफ्ते ये जंग चल सकती है। तो ये जंग तो लंबी है एज पर उनके ख्याल से। तो अगर ये जंग लंबी है तो वो फिर क्या करना चाहते हैं? यहाँ तो वो कम्प्लीटली एयर जो स्ट्राइक्स करते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करते रहेंगे, वो पुलिस के ऊपर भी हमले कर रहे हैं, स्टेशंस के ऊपर, ताकि लोग बाहर निकलें और लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये उनको आ रहा है कि ना तो वो कोई ऑल्टरनेट वहाँ से लीडरशिप तैयार कर पा रहे हैं, ना कोई है,
ना लोग बाहर निकल रहे हैं। अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स और कुर्दिश वाला जो एलिमेंट लेके आ रहे हैं, ये किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि ईरान की कौन सी थोड़ी फोर्स है, 6-7 लाख की उनकी फौज है, ग्राउंड फोर्सेस भी उनकी वो है, तो वो लड़ भी सकते हैं। ऊपर से ये कवर देते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये बात जो की जा रही है ना कि ये वॉर विदाउट स्ट्रैटेजी है और इनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो अब तो सारे के सारे जो अरब ममालिक हैं वो इस दौड़ में लगे हुए हैं कि उनको इंटरसेप्टर्स दिए जाएं, वो नहीं इंटरसेप्ट कर पा रहे, उनके पास जो मटेरियल है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और अब ईरान ने अमेज़ॉन के डाटा सेंटर पे भी हमले किए हैं, एयरपोर्ट्स पे भी हो गए हैं। और मेरा ख्याल है एक चीज़ जो आज डिफरेंट हुई कि कल एक साइप्रस पे अटैक हुआ, आज अज़रबैजान पे हुआ, तो उससे ये पता चलता है कि शायद ईरानी कहते हैं हमने नहीं किया। एक तो ये बात। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका के अंदर आज भी ये बात है कि 60-70% लोग समझते हैं कि ये जंग गलत की जा रही है, तो ट्रंप साहब के ऊपर ये प्रेशर तो है। रही बात हमारी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर पोजीशन ली है, हम इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करते हैं और हमने इस जंग को कंडेम किया। और लेकिन एज लॉन्ग एज सऊदी अरब पे हमला कॉन्टीन्यूसली नहीं किए जाते, सऊदी अरब की सॉवरेनिटी की वायलेशन नहीं की जाती, तो मेरा ख्याल है चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहेंगी। मेरा ख्याल है कि जितना यूएई को नुकसान पहुंचा है इतना तो किसी को भी नहीं पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद वो खुद इस जंग में शामिल नहीं हो रहे। तो सऊदी अरब तो यकीनन नहीं जाएगा इस जंग में। तो मेरा ख्याल है कि अगर सऊदी अरब और जो हमने गारंटीज लेके दी हैं, तो मेरा ख्याल है उसके बाद मुश्किल लगता है कि पाकिस्तान भी इस जंग में जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सऊदी अरब अपना काम करता रहे। और सऊदी अरब अगर जंग में जाता है तो याद रखें जो सऊदी अरब का एक सप्लाई रूट है ऑयल का, दैट इज़ रेड सी, बाबुल मंदेब, वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो सऊदी अरब चीज़ों में नहीं जाएगा। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की भी यही एडवाइस होगी। क्योंकि होतीज याद रखें अभी भी देर स्टिल देयर, एंड वो एक प्रॉब्लम भी है सऊदी अरब के लिए, तो और ईरान का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस भी है। तो मेरा ख्याल है कि हम इंटरनेशनल लॉ के साथ हैं और सऊदी अरब इतना जंग में नहीं आएगा इंटरनेशनल लॉ को। लेकिन अलबत्ता आजकल डॉक्टर साहब अलमिया यह है कि कोई मान नहीं रहा। एहसान, इस मामले पे आपका आखिरी कमेंट क्या होगा? अमेरिका के अंदर लोग भी तकसीम हैं, जो खबरें हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्वे अगर हम देख लें उसके अंदर, क्योंकि ट्रंप ये वादा करके आए थे कि वो जंगें ख़त्म करेंगे, लेकिन उसमें पॉलिसी मेकर्स में भी और जो उनके अहम कारिंदे हैं सदर ट्रंप के, जो अहम पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उनमें भी तकसीम है अफवाज ईरान भेजने के हवाले से। सो आपको क्या लगता है कि इसी तरफ अमेरिका अब जाएगा या इससे ये अफोर्ड नहीं कर सकते अभी सदर ट्रंप? मुझे तो ऑनेस्टली नहीं लग रहा कि अमेरिका इस हद तक आया तो वो यहाँ से पुल बैक करेगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। क्योंकि आप इराक वॉर को देख लें तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस डोमेस्टिकली भी, यूएस में भी, और लोग निकले थे लाखों की तादाद में। पूरा यूरोप जो था वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन बुश ने फिर भी वो इन्वेजन की, वहाँ पे टॉपल भी किया रिजीम को। और गज़ा का सब अब रिसेंटली हमारे साथ है, वहाँ पे कितना प्रोटेस्ट, वहाँ पे उसके वाले से क्या, यानी मीडिया की तरफ से क्रिटिसिज्म हर जगह पे, लेकिन वो चीज़ें अभी भी हो रही हैं। अभी जो मुझे लग रहा है कि आज कुछ सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स है उन्होंने एक ब्रीफिंग दी जर्नलिस्ट। जी, मैं उसी पे वैसे आपसे मैंने बात कर रही थी। उसमें भी ईरान का वो नेचुरली, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर पे दो हमने यानी दो फ्रंट, एक अफगानिस्तान के साथ और एक ईरान के साथ, तो उस हवाले से भी ये पूछा गया कि अगर पाकिस्तान इन केस इस जंग की लपेट में आता है तो पाकिस्तान क्या, यानी क्या रिस्पांस, कुछ क्या वो थ्रेटन फील करता है। तो वो जो जवाब था वो बड़ा यानी स्ट्रॉन्ग किस्म का था कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी भी है और विल भी है। अगर जंग हमारी तरफ मोड़ने की कोशिश की गई तो फिर यानी दुनिया को पता है। तो एक तरह से एक मैसेज दिया गया पाकिस्तान की जानिब से भी कि अभी तक तो वो जिस तरह चीमा साहब ने बात की कि वो सऊदी अरेबिया ईरान के बीच में, जबकि ये खदशा पाकिस्तान के वजीर दिफा को है कि ये पाकिस्तान की सरहद तक जंग लाई जाएगी और ताकि पाकिस्तान को भी इफेक्ट किया जा सके। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही। ये तो यानी जो जंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पे भी जो चाबहार है जो गवादर के साथ राइट नेक्स्ट टू गवादर है, तो वहाँ पे उनका जो एक नेवल बेस है उनको टारगेट किया गया, वहाँ पे इंस्टॉलेशन जो नेवल थी उनको टारगेट किया गया। तो अभी भी ये कोशिशें होंगी, लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो इस लपेट में ना आए। और मेरे ख्याल में जो आजकल पाकिस्तान के मामला जा रहे हैं यूएस के साथ, तो वो भी यानी अच्छी सीमत जा रहे हैं। और ये भी बताया गया कि यूएस के साथ हमारे मामला जो हैं बड़े अच्छे जा रहे हैं। जो जितनी पॉसिबली बैलेंस्ड पोजीशन हो सकती थी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने अभी वो पोजीशन रखी हुई है? एग्जैक्टली वो अभी तक पाकिस्तान ने ली हुई है, और मेरे ख्याल में फ्यूचर में भी वो मजीद प्रोएक्टिव तरीके से, यानी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट से पाकिस्तान उसको लीड करने के लिए तैयार है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं एहसान, वापस आके आप बात करेंगे पाक अफगान कशीदगी जो है उसके हवाले से भी, जो आज एक अहम ब्रीफिंग हुई है उसमें पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ वाज़ेह हुआ है। इस पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है और पाकिस्तान की तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं क्रॉस बॉर्डर। एहसान, आप इस पे पहले बताइएगा, अब जो हमारे सामने बयानात हैं, जो ब्लूमबर्ग की खबर का हमने इब्तदाई में हवाला दिया या एक्सप्रेस की जो ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं अहम सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से, उससे ये बात सामने आती है कि ये कहा गया कि अब अफगान तालिबान की जो आला क़यादत है उसको भी निशाना बनाना पड़ा तो उसे गुरेज नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस जो आज सेनेट के अंदर जब जमा करवाया गया बयान है, उसमें मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द नहीं कर रहे, ये कहते हुए कि मुज़ाकरात ही दुरुस्त रास्ता है अब तालिबान के लिए, कि तन्हाई आपके लिए दुरुस्त रास्ता नहीं है। ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं। आज की जो ब्रीफिंग थी उसमें आपको क्या माइंडसेट नज़र आई इस हवाले से सिक्योरिटी हलकों में? आज जो ब्रीफिंग थी तो उसमें जो सेंस मैं मुझे जो चीज़ें फील हुई तो ये था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिसी है अक्रॉस द बॉर्डर, वहाँ पे स्ट्राइक्स करना, वहाँ पे यानी ऑपरेशन जो चल रहे हैं ऑलरेडी, कि उसमें कोई मुझे नहीं लग रहा कि वो उनको रोकेंगे जब तक, यानी ये बाकायदा बताया गया कि जब तक जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो ये कि पाकिस्तान में अगर ये हमले जो हो रहे हैं पाकिस्तानी तालिबान की जानिब से ये रुकते नहीं, तो वो उन्होंने ये इस हद तक यानी कोट किया गया कि ये भी नहीं कि वो कहें कि नहीं चलो हफ्ते में 2 हमले जो उनकी इजाज़त दो, बाकी हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ज़ीरो, यानी हमले जब ये एक्टिविटीज़ बंद होंगी तब ये मामला जो हैं वो बेहतर की तरफ जाएंगे। और उसमें उन्होंने कहा कि कोई टाइम लिमिट भी नहीं है ये, और कोई स्पेस लिमिट भी नहीं है, हम कहीं पे भी जाके हमला कर सकते हैं और किसी वक्त भी कर सकते हैं, और ये चीज़ें फ्यूचर में भी जारी रहेंगी अगर ये जो पाकिस्तान के खदशात हैं क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी के हवाले से, ये अगर अफगान तालिबान उसको एड्रेस नहीं करते। तो मुझे नहीं लग रहा फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से डेफिनेटली कि सऊदी टर्किश जो प्रेसिडेंट है वो भी रब्ता कर रहा है शहबाज शरीफ से, और वो यही बात कर रहा है कि टर्की जो है वो रोल प्ले करना चाह रहा है, बाकी जो ममालिक है उनकी जानिब से भी। तो वो एक तरह से यानी ये भी नहीं कि पाकिस्तान बिल्कुल वो करें कि हर चीज़ को निगेट करें कि नहीं बस हमने सिर्फ लड़ना ही है, और जो मुज़ाकरात है या डिप्लोमेटिक एफर्ट से हम उसको कोई स्पेस नहीं देंगे। और अफगान तालिबान की क़यादत के हवाले से जो बात की गई थी वो उसके ऊपर किस हद तक? वो ऑनेस्टली मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो गलत स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि जो स्पिरिचुअल ऑर्डर है, अब रिसेंटली एक वाक़या हुआ है जिसकी वजह से यानी जो ईरान का सुप्रीम लीडर है उसके हवाले से भी यानी जिस तरीके से वो यानी हैं लोगों के खदशात वगैरह, तो उसी मौके पे इस तरह के बयान का सामने आना, तो वो मेरे ख्याल में अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो नहीं आने चाहिए। उससे होगा ये कि अफगान तालिबान अभी भी जो उस पर प्रेशर पड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से भी, कि वो उनको कह रहे हैं कि आप लोग मजीद इंसर्जेंसी नहीं हो, कोई मिलिटेंट गिरोह नहीं हो, आप लोग अब रियासत हो, तो रियासत की तरह बिहेव करो। तो अगर इस तरफ मामला चले गए तो उससे ये होगा कि वो दोबारा इंसर्जेंसी मूड वो वाली चीज़ें हैं। फिर ये कि पाकिस्तान के जो यानी सिर्फ यहाँ पे नहीं है इंटरेस्ट, पाकिस्तान के अफ्रीका में भी है, मिडल ईस्ट में भी है, और ये जो जिहादी ग्रुप हैं जो सुन्नी जिहादी ग्रुप, इन सब ने बैत की हुई है तालिबान के सुप्रीम लीडर की। तो अफ्रीका में भी फिर आपके लिए मसले मसाइल होंगे, वहाँ पे आपके डिप्लोमेटिक मिशन, या और मिडल ईस्ट में भी होंगे, हर जगह पे फिर आप टारगेट बनोगे। तो आप खुद को अमेरिका की कैटेगरी में फ़िलहाल न डालो, हाँ उस पर प्रेशर डालो वो। और मैं तो हमेशा आपकी शो में भी मैंने कहा कि जंग के बगैर अब मज़ीद कोई ऑप्शन भी नहीं रहा पाकिस्तान की जानिब, तो वो है। लेकिन इस तरह के इक़दाम जो होंगे वो अफगान तालिबान को एक नई रिलीजियस आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन देंगे। कमर चीमा साहब, ये जो पाकिस्तान ने जिस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स भी की हैं अफ़गानिस्तान में, ये एक बड़ा पुख्ता किस्म की एक पॉलिसी कंसिस्टेंट अब नज़र आ रही है, एक अप्रोच। लेकिन बीच में जो ये बात कही गई है जिस पे एहसान भी बात कर रहे हैं कि अगर उनके स्पिरिचुअल ऑर्डर को जो आला क़यादत है अफ़गान तालिबान की उसके हवाले से कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो वो फिर मामला जो है वो इतने दुरुस्त समत में नहीं जाएंगे। आप इस बात से एग्री करते हैं और आप समझते हैं कि जो खबरें सामने आई हैं इसको एक पैगाम के तौर पर अफ़गान तालिबान को देखना चाहिए, या वाकई यहाँ पर एक ये सोच पाई जाती है कि इस हद तक अनकरीब जाया जा सकता है? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान ये समझता है कि अफ़गान तालिबान ने अगस्त 2021 से लेके अब तक जो पाकिस्तान के साथ किया है वो एक मास्टर प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं। वो भी प्रॉक्सी हैं लाइक टीटीपी, लाइक अदर्स, लेकिन एक मास्टर प्रॉक्सी हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये तरीक़ाकार ये नहीं चल सकता। ये वो अगर समझते हैं कि हम एक रेंटियर स्टेट के तौर पे काम करेंगे, इससे पैसे लेंगे, उसको तंग करेंगे, उससे पैसे लेंगे, इसको तंग करेंगे, इनको अपना काम करना पड़ेगा, कारोबार करना पड़ेगा। और जो भी इनका नज़रिया है, जो भी स्कूल ऑफ थॉट है, मजहबी, सियासी, ये बिल्कुल अपने पास रखें।
इनको कोई ये नहीं कह रहा कि आप हम कोई रजीम चेंज नहीं करना चाहते, हम कोई ये नहीं चाहते कि वहाँ पे फ़लाँ धड़ा हुकूमत में आए, फ़लाँ धड़ा हुकूमत में आई। ये अफ़गानिस्तान का इंटरनल मसला है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। अगर तालिबान ने बंदूक के सिर से वहाँ पे निज़ाम संभाला हुआ है तो ये वो उनके लोग जाने और तालिबान जाने, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तालिबान पाकिस्तान के अंदर हमले भी करवाएं, ऐसी प्रॉक्सीज़ को अलाउ भी करें, लोगों ग्रुप्स को इनकरेज करें कि जाओ पाकिस्तान के अंदर एक इलाके पे कब्जा करो, वहाँ पे रियासत बनाओ। ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान किसी सूरत में भी अलाउ नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है बहुत पैगाम गया है उनको, और बहुत आप देख रहे हैं ना, सारे रास्ते तो हमने इस्तेमाल कर लिए थे, अब यही तरीका एक रह गया था जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। और मेरा ख्याल है कि जब से ये पाकिस्तान ने शुरू किया है उस दिन से आप देखें पाकिस्तान के अंदर उस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हो रहे। और मेरा ख्याल है कि इनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह करना चाहिए। ऐसे वो तमाम लोग, दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क होगा ये कहता होगा कि हम दूसरे मुल्क पे हमला करके तो सर्वाइव करना चाहते हैं, और कौन इनको इजाज़त दे सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नेबर होने की वजह से, एक पुराना ताल्लुक होने की वजह से, आप इमेजिन तो करें हमने नुकसान कितना करवा लिया है। यहाँ पे आप इमेजिन करें, सारी दुनिया क्या कहती है कि सारी दहशतगर्द जमातें तो अफगानिस्तान के अंदर हैं, लेकिन बंदे पाकिस्तान में मर रहे हैं। दहशतगर्द ग्रुप दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी ये रिपोर्ट नहीं है, ये यूएनएससी की रिपोर्ट नहीं है, ये यूएन की रिपोर्ट नहीं है, पूरे खित्ते के ममालिक की यही रिपोर्ट्स हैं। और सारे कहते हैं, अभी जिस दिन पाकिस्तान ने स्ट्राइक की पहले दिन, तो आपको याद होगा अगले दिन तो रशियंस ने कह दिया 23,000 दहशतगर्द है, जिनमें आधे जो है फॉरेन दहशतगर्द वहाँ बैठे हुए हैं। तो दहशतगर्द वहाँ बैठे हैं और बंदे पाकिस्तान में मर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी ही चलेंगी ऐसे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो उनका जो उन्होंने और हमने सब रास्ते इख्तियार कर लिए, अब उनको समझ आ गई है और यहाँ पे किसी को माफ़ी नहीं है, भले वो उनका टॉप लीडरशिप हो, स्पिरिचुअल लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे क्लैरिटी है और हम ऐसे नहीं सर्वाइव कर सकते जैसे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सर्वाइव करे। एंड वो एज ए मास्टर प्रॉक्सी के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको नहीं करने दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, एहसानुल्लाह टीपू महसूद और इस पर जाफ़र भी हमारे साथ शरीक हुए। नाज़रीन, यही राय है और यही ख़बरें सामने आ रही हैं कि इस बारे में बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि अगर अफ़गान तालिबान ताउन नहीं करते, और क्योंकि फ़ॉरेन ऑफिस ने अभी भी मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द नहीं किया, तो अभी भी कोई संजीदा बात नहीं की जाती, तो फिर पाकिस्तान को जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करने पड़े वो किए जाएंगे। उसके नताइज क्या हो सकते हैं, इसको हम आइंदा दिनों में डिबेट करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।